निवेश की दुनिया में जब कोई नया आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी घने जंगल में बिना नक्शे के छोड़ दिया गया हो। बिल्कुल। हर तरफ से सवाल घेर लेते हैं, कौन सा फंड चुनो, रिस्क कितना लूं, और वो सबसे बड़ा डर कि अगर बाजार गिर गया तो? हाँ, कि मेरे पैसों का क्या होगा। तो आज हमारे हाथ लक्ष्मीकांत का एक लेख लगा है जी, जो एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड वितरक हैं। और ये लेख दावा करता है कि इस घने जंगल से निकलने के सिर्फ दो सीधे साधे रास्ते हैं। मुझे ये सुन के बहुत दिलचस्प लगा। लेख कहता है कि पूरी बात बस एक सवाल पर आके टिक जाती है कि कोई अपनी गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता है या एक भरोसेमंद ऑटो पायलट पर यकीन करता है। और ये ड्राइवर बनाम ऑटो पायलट वाली बात बहुत सही है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ फंड चुनने के बारे में नहीं है, ये किसी के स्वभाव को समझने के बारे में है। तो आज हम इस लेख की मदद से इन दोनों रास्तों की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ताकि जो लोग निवेश की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। एग्जैक्टली। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, यानी ड्राइवर बनने वाला रास्ता। लेख में इसे 75-25 का मॉडल कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये है क्या असल में? नहीं, ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बहुत सीधा सा हिसाब है। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपने 100 रुपए में से 75 रुपए एक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड में लगाते हैं। ओके। और बाकी के जो 25 रुपए हैं वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में। अच्छा, 75 ग्रोथ के लिए और 25 स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। इसे ऐसा समझिए कि 75% पैसा आपकी गाड़ी का इंजन है जो आपको तेजी से आगे ले जाएगा, मतलब ग्रोथ देगा। ओके। और बाकी 25% पैसा मजबूत ब्रेक की तरह है, जो झटकों से बचाएगा। हाँ, जो रास्ते के गड्ढों और झटकों से बचाता है, यानी स्थिरता देता है। इंजन और ब्रेक, ये एनालॉजी अच्छी है, लेकिन ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? ये बाकी इक्विटी फंड से अलग कैसे है? फ्लेक्सी कैप का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। हाँ। इसमें फंड मैनेजर के हाथ एक तरह से खुले होते हैं। वो बाजार का मिजाज देखकर आपका पैसा बड़ी कंपनियों यानी लार्ज कैप में लगा सकता है। ठीक है। या फिर मझोली कंपनियों मिड कैप, या फिर छोटी कंपनियों स्मॉल कैप, कहीं भी। मतलब जहां मौका दिखे वहां पैसा लगा दो। एग्जैक्टली। अगर उसे लगता है कि आज बड़ी कंपनियां अच्छा करेंगी तो वो पैसा वहां लगा देगा। कल अगर उसे छोटी कंपनियों में मौका दिखे तो वो वहां चला जाएगा। मतलब बाजार में जहां भी कमाई का मौका हो, फंड मैनेजर उसका फायदा उठा सकता है। समझ गई। तो ये तो ड्राइवर वाला मॉडल हुआ, जहां हमारे पास कंट्रोल है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर है तो उसे गाड़ी चलानी भी पड़ेगी। यहाँ पर गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ गाड़ी चलाने का मतलब है रेगुलर रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग। हाँ, यानी अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर संतुलित करना। और ये इस मॉडल की सबसे जरूरी शर्त है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए थे। ठीक है। 75 इक्विटी में और 25 डेट में, है ना? हाँ। अब बाजार बहुत अच्छा चला और आपका 75 रुपए वाला इक्विटी का हिस्सा बढ़कर 90 रुपए हो गया। ओके, तो मेरा इक्विटी वाला हिस्सा ज्यादा हो गया। बिल्कुल। अब आपका जो 75-25 का संतुलन था वो बिगड़ गया। वो अब करीब करीब 78.22 हो गया है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप इक्विटी से अपना कुछ मुनाफा, मान लीजिए 5-7 रुपए, निकालकर उसे डेट फंड में डाल देंगे। अच्छा, ताकि वो 75-25 का ओरिजिनल संतुलन वापस आ जाए। एकदम सही। ऐसा करने से आप मुनाफा भी बुक करते रहते हैं और रिस्क को भी काबू में रखते हैं। ये सुनने में तो बहुत समझदारी वाली बात लगती है। तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? लेख कहता है कि कई लोग ये कर नहीं पाते, ऐसा क्यों? और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन बीच में आ जाते हैं, लालच और डर। लालच और डर कैसे? देखिए, जब बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है तो कोई भी अपना मुनाफा बेचकर उसे धीमी गति वाले डेट फंड में नहीं डालना चाहता। हाँ, दिल कहता है रे और बढ़ने दो। बिल्कुल, ये लालच है। और जब बाजार गिर रहा होता है तो कोई भी डेट से पैसा निकालकर गिरते हुए इक्विटी में नहीं डालना चाहता। तब डर लगता है। सही बात है। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत जिगरा चाहिए। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये मॉडल उन लोगों के लिए है जो थोड़े एक्टिव रह सकते हैं और अपनी इमोशंस पे काबू रख सकते हैं। मतलब ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से हाथ जमाए रखना चाहते हैं। वैसे अगर कोई ये अनुशासन बनाए रख पाए तो आंकड़े क्या कहते हैं? इस मॉडल से किस तरह की रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है? आंकड़े काफी अच्छे हैं। लेख के मुताबिक इस मॉडल का ऐतिहासिक 5 साल का रोलिंग रिटर्न औसतन करीब 12.9% रहा है। 12.9%? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए एक बहुत ही ठोस आंकड़ा है।
लेकिन फिर वही बात कि ये रिटर्न उसी ड्राइवर को मिलेगा जो अनुशासन के साथ गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ड्राइवर मॉडल उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल चाहते हैं और थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद मेरी तरह हैं, जिन्हें बस अपनी मंजिल बतानी है और फिर आराम से पीछे बैठकर सफर का मजा लेना है। क्या उनके लिए कोई भरोसेमंद ऑटो पायलट सिस्टम भी है? बिल्कुल है, और यही लेख का दूसरा विकल्प है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड? जी, इसे आप निवेश की दुनिया का ऑटो पायलट सिस्टम कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बना है जिन्हें ये 75-25 का हिसाब किताब या रीबैलेंसिंग का सिरदर्द नहीं चाहिए। मतलब बस एक फंड में पैसा लगाइए और भूल जाइए। हाँ, एक तरह से सेट करो और भूल जाओ। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके अंदर क्या होता है? इसकी बनावट बहुत सीधी है। ये एक ही फंड होता है जो खुद ही आपके पैसे को इक्विटी और डेट दोनों में बांटता है। अच्छा। नियमों के हिसाब से ये फंड कम से कम 65% से 80% तक पैसा इक्विटी में लगाता है और बाकी का हिस्सा डेट या दूसरे सुरक्षित विकल्पों में। तो जो काम पहले मॉडल में निवेशक को खुद करना था, वो सारा काम यहाँ फंड मैनेजर खुद ही पर्दे के पीछे करता रहता है। तो इसका मतलब रीबैलेंसिंग की चिंता पूरी तरह खत्म। फंड मैनेजर ही मेरे लिए ड्राइविंग भी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी लगा रहा है। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पोर्टफोलियो अपने आप मैनेज होता रहता है, निवेशक को कोई झंझट नहीं पालना पड़ता। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो है टैक्स। टैक्स? वो कैसे? देखिए, जब आप 7.5-25 वाले मॉडल में रीबैलेंसिंग के लिए अपने इक्विटी फंड का कुछ हिस्सा बेचते हैं, तो उस मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। हाँ, देना पड़ता है। लेकिन हाइब्रिड फंड में जब फंड मैनेजर अंदर ही अंदर इक्विटी बेचकर डेट खरीदता है या उल्टा करता है, तो वो आपका टैक्स इवेंट नहीं बनता। वो सारा लेन देन फंड के अंदर होता है। ओ अच्छा, तो टैक्स तभी लगेगा जब मैं फाइनली अपना पैसा निकालूंगी। एग्जैक्टली। तो लंबी अवधि में ये टैक्स के मामले में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तो बहुत काम की बात है। और रिटर्न के मामले में ये ऑटो पायलट सिस्टम कैसा है? क्या ये ड्राइवर वाले मॉडल से मुकाबला कर पाता है? हाँ बिल्कुल, बल्कि आंकड़ों में ये थोड़ा सा आगे ही है। सच में? जी, लेख के अनुसार एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का 5 साल का औसत रोलिंग रिटर्न लगभग 13.3% रहा है। 13.3%? ये तो 75-25 मॉडल से भी ज्यादा है। हाँ, मामूली सा बेहतर है। तो लेखक की सलाह यही है कि जो लोग कम मेहनत के साथ एक संतुलित और अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये एक शानदार विकल्प है। लेकिन एक मिनट, अगर ऑटो पायलट सिस्टम इतना ही अच्छा है, रिटर्न भी थोड़ा बेहतर देता है और टैक्स में भी फायदा है, तो फिर कोई ड्राइवर वाला मॉडल क्यों चुनेगा? इस ऑटो पायलट का कोई नुकसान भी तो होगा। क्या हम अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, इसका एक ट्रेड ऑफ है। ऑटो पायलट में आप अपना कंट्रोल फंड मैनेजर को सौंप देते हैं। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका पैसा कब लार्ज कैप में ज्यादा होगा या कब स्मॉल कैप में। वो सारे फैसले फंड मैनेजर की समझ और रणनीति पर निर्भर करते हैं। मतलब हम उसकी विशेषज्ञता पर भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि 75-25 मॉडल में कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए या कौन सा डेट फंड। तो ये बेसिकली सुविधा और नियंत्रण के बीच का एक चुनाव है। तो अब हमारे सामने दो बहुत साफ रास्ते हैं। एक है ड्राइवर वाला रास्ता 75-25 मॉडल, जहां कंट्रोल हमारे हाथ में है लेकिन अनुशासन की जिम्मेदारी भी हमारी है जी। और दूसरा है ऑटो पायलट वाला यानी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां हम आराम से बैठ सकते हैं लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसी एक्सपर्ट के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमें लेख की सबसे जरूरी बात पर आना चाहिए। लक्ष्मीकांत कहते हैं कि सफलता सिर्फ सही रास्ता चुनने से नहीं मिलती। अच्छा। चाहे आप ड्राइवर बने या ऑटो पायलट चुने, 3 चीजें दोनों के लिए जरूरी हैं। पहली, सही निवेश अवधि, यानी कम से कम 10-15 साल तक टिके रहना। दूसरी, सही एसेट एलोकेशन, जिसे इन दोनों मॉडलों ने हमारे लिए आसान बना दिया है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, अनुशासन। अनुशासन दोनों में कैसे? ड्राइवर वाले में तो समझ आता है कि रीबैलेंसिंग का अनुशासन चाहिए। ऑटो पायलट में किस अनुशासन की बात हो रही है? ऑटो पायलट में अनुशासन चाहिए बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर सिस्टम से बाहर ना निकलने का। अच्छा। जब बाजार गिरेगा तो आपका ऑटो पायलट वाला फंड भी गिरेगा। उस वक्त डरकर उसे बेच देना, वो ऑटो पायलट पर से अपना भरोसा उठा लेने जैसा है। सही बात है। अनुशासन का मतलब है अपने चुने हुए सिस्टम पर भरोसा करना और उसे अपना काम करने के लिए पूरा समय देना। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि नए निवेशकों को हजारों फंड्स की भीड़ में खो जाने की जरूरत नहीं है।
उनके लिए धन बनाने के दो बहुत ही स्पष्ट और कारगर रास्ते मौजूद हैं। जी। एक रास्ता है ज्यादा कंट्रोल और सक्रियता का, और दूसरा है भरोसे और स्वचालन का। हाँ। और अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लेख के अंत में लेखक पूछते हैं, बताइए, क्या आपको वो सूची चाहिए? फंड्स की लिस्ट। हाँ, फंड्स की लिस्ट। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल या कौन सा फंड बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि एक निवेशक के तौर पर किसी का अपना स्वभाव कैसा है। क्या कोई अपनी दौलत की गाड़ी का एक एक्टिव ड्राइवर बनना चाहता है जो हर मोड़ पर खुद फैसले ले, या फिर वो एक अनुशासित ऑटो पायलट सिस्टम पर भरोसा करके आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचना पसंद करता है? तो पहला निवेश फंड में नहीं बल्कि खुद को समझने में करना चाहिए। शायद निवेश की दुनिया में पहला और सबसे जरूरी निवेश अपने स्वभाव को समझने में ही करना चाहिए।